जा रहे हैं ऑर्गेनिक में एडिशन रिएक्शंस के बारे में। मेनली हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को। तो जैसे कि हम जानते हैं कार्बन में एडिशन रिएक्शन हमें केवल तब देखने को मिलती है जब कार्बन डबली बॉन्डेड होता है या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हमें एडिशन रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। जब भी कार्बन खुद कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है उस समय पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। जब कार्बन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन में, वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के को। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हम देखें कुछ एल्कीन्स हमारे होते हैं जो सिमेट्रिकल नेचर के कहलाते हैं, जैसे कि ईथीन, या जैसे हम देखें ब्यूटोइन। सिमेट्रिकल नेचर से यहाँ पर मतलब है कि जहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उनके साथ दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ एक मिथाइलिक हाइड्रोजन है। इस तरह के जो एल्कीन है वो सिमेट्रिकल एल्कीन कहलाते हैं। तो सिमेट्रिकल एल्कीन पर जब हम किसी सब्सटेंस का एडिशन कराते हैं तो कोई स्पेशल रूल्स पर नहीं लगता, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और सिंपली उसके ऊपर एडिशन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम इस पर एडिशन रिएक्शन कराएंगे, सपोज कीजिए HCl का हम इस पर एडिशन करा रहे हैं, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 2-क्लोरोब्यूटेन, यानी सिंपली ये वाला बॉन्ड टूटा। इस बॉन्ड को टूटने के बाद एक जगह पर हाइड्रोजन का एडिशन हो गया और दूसरे कार्बन पर क्लोरीन का एडिशन हो गया। कोई स्पेशल रूल इसमें नहीं लगता, किधर भी हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, किधर भी हम क्लोरीन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन यही एडिशन जब हम कराते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, यही एडिशन जब हम कराते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, अनसिमेट्रिकल से मतलब है कि जो एल्कीन है उसके दोनों तरफ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर एक कार्बन के साथ मिथाइल और हाइड्रोजन जुड़ा है और दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं। इस तरह के एल्कीन को हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब हम कोई भी एडिशन कराएंगे, जैसे कि सपोज कीजिए हम इस पर HCl का एडिशन कराएं, HCl का एडिशन कराएंगे तो एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ addendum add on that carbon atom which has lesser number of hydrogen atom। जैसे कि यहाँ पर जो एडेंडम है वो HCl है, तो H के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव पार्ट एडेंडम का वहाँ ऐड होगा जहाँ हाइड्रोजन कम है और हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। यानी कि एडिशन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH2 यहाँ पर Cl ऐड होगा और इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड होगा और हमें मिलेगा CH3 CHCl CH3। मार्कोनिकॉव्स रूल का यहाँ पर फॉलो किया है। ऐसे ही मान लीजिए इस एल्कीन का हम डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन कराएं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं, जिसको कि डाइल्यूट H2SO4 हम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, या हम लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयन। कुछ भी लिखे सबका एक ही मीनिंग होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल का इसके ऊपर एडिशन होना है। ऐसी रिएक्शंस को हम हाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जब वाटर का एडिशन होता है उनको हम हाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इससे हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CHOH CH3, और इन दोनों रिएक्शंस में मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो किया गया है। तो इस तरह से जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हम एडिशन कराते हैं तो मार्कोनिकॉव्स रूल लगता है।
लेकिन कभी कभी जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को देखते हैं, ये जो रिएक्शंस हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहलाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम क्यों कहते हैं, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। जैसे कि अभी जब हमने ये CH3CH2 पर HCl का एडिशन कराया था, तो इसमें अटैकिंग स्पीसी हमेशा होते हैं आयंस, यानी कि H+ इस पर अटैक करता है। उसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यहाँ पर चूंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से जब ये पाई बॉन्ड टूटता है तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन से इस कार्बन पर शिफ्ट होता है, और उस वजह से यहाँ इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब कार्बन पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज एग्जिस्ट करते हैं तो नेगेटिव मोर स्टेबल होने की वजह से पहले अटैक नेगेटिव कार्बन पर होता है, इसलिए पहले इस पर H पॉजिटिव अटैक करता है। पॉजिटिव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो चूंकि पॉजिटिव पार्ट यानी इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर पहले अटैक कर रहा है, इसलिए ये एडिशंस कहलाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन ऐड होने के बाद ये इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है जो होता है कार्बोकैटायन। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं वो बनते हैं कार्बोकैटायन। उसके बाद इसके ऊपर Cl- ऐड हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब भी ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हमेशा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं वो बनते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की ये स्पेशलिटी होती है, किसी भी रिएक्शन में यदि रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होते हैं तो पहले वो रीअरेंज होकर खुद को स्टेबलाइज करते हैं और फिर फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो ऐसी रिएक्शंस में कई बार हमें रीअरेंजमेंट भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ये बिल्कुल क्लियरली हमको मालूम होना चाहिए कि कहाँ हमें रीअरेंजमेंट कराना है और कहाँ रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। तो सबसे पहले हम इसका आइडेंटिफिकेशन है, इसकी पहचान सीखेंगे कि कहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ हमें रीअरेंजमेंट कराना है। तो जब कभी भी हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें जहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उससे नेक्स्ट कार्बन पर ब्रांचिंग हो, जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उससे जो नेक्स्ट कार्बन है इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन जहाँ जहाँ अल्फा कार्बन पर ब्रांचिंग होगी, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं इसमें अल्फा पर ये यहाँ एक ब्रांच आ गई, इसमें यहाँ इसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। तो जिन केसेस में अल्फा कार्बन पर ब्रांचिंग होगी केवल उन्हीं केसेस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। जहाँ ब्रांचिंग ना हो या ब्रांचिंग, जैसे यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है तो यहाँ सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होगा, कोई रीअरेंजमेंट होगा नहीं। या ब्रांचिंग अल्फा के बजाय बीटा कार्बन पर हो जाए तब भी, या किसी और कार्बन पर ब्रांचिंग हो तब भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और सिंपल एडिशन होगा। तो ये पहचान हुई कि कहाँ कहाँ पर रीअरेंजमेंट होना है। अब ये रीअरेंजमेंट क्यों होता है और किस तरह से होता है इसका पूरा मैकेनिज्म हम समझेंगे। इसका मैकेनिज्म समझने के लिए हम इस मॉलिक्यूल पर जिसमें अभी हमने देखा कि संभावना है रीअरेंजमेंट की, इसके ऊपर HCl का या HBr का एडिशन देख लेते हैं। इस बार HBr का एडिशन देख लेते हैं। तो जैसे HBr को हमें ऐड कराना है तो HBr में ये आयन की फॉर्म में रहेगा H+Br-, H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। ये बॉन्ड टूटना है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर इधर से इधर की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर दो दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं जो जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इधर इलेक्ट्रॉन आना मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर ही जाना पड़ेगा। और बॉन्ड टूटने के बाद
इस कार्बन पर नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि नेगेटिव कार्बन पर अटैक पहले होता है, इसलिए पहले H+ इसके ऊपर अटैक करके H+ इसके साथ ऐड हो जाएगा और हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन मिलेगा। ये जो कार्बोकैटायन हमें मिल रहा है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हमें मिल रहा है। अब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन पहले रीअरेंज होकर खुद को स्टेबलाइज करेगा। तो रीअरेंजमेंट में यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से हटकर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है H- की फॉर्म में। जब भी हाइड्रोजन H- की फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड। तो यहाँ पर ये जो शिफ्टिंग हो रही है, जो रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो इसमें ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। आफ्टर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट ये जो हाइड्रोजन है H- की फॉर्म में यहाँ से इस कार्बन पर शिफ्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा। इस तरीके से फाइनली ये मिलेगा, यहाँ आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज। ऐसा होने से जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट था कार्बोकैटायन, जो यहाँ 2 डिग्री नेचर का था, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया और फिर यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज पर ये जो Br- है ये इसके ऊपर ऐड हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है ये। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था, तो यदि मार्कोनिकॉफ रूल भी लगता तो एडिशन होना चाहिए था, यहाँ Br को ऐड होना था और यहाँ H को ऐड होना चाहिए था और ये प्रोडक्ट इससे हमें मिलता है। मगर ये ना मिलकर हमें ये मिलता है और इस तरह से इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिलता है रीअरेंजमेंट के बाद। तो इस तरह से जहाँ जहाँ भी रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन हमारे बनते हैं वहाँ इस तरह की रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं। तो कई बार इसमें हमें रीअरेंजमेंट भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कुछ स्पेशल टाइप के केस भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमें देखने को मिलते हैं कॉन्जुगेटेड डाईइंस में। पहले हम देख लेते हैं, वैसे पॉलीइंस में भी देखने को मिलेंगे। कॉन्जुगेटेड डाईइंस, कॉन्जुगेटेड से मतलब होता है कि जब डबल बॉन्ड इस तरह से हो कि 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाए, तो इस तरह के जो एल्कीन्स हैं वो कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स कहलाते हैं। तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन में जब हम इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को देखते हैं तो हमें मेनली 2 टाइप के प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। यानी जैसे हम HCl का सपोज करो इस पर एडिशन कराएं तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। एक में इसमें होता है 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन के बाद हमें यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो मिलेगा ये एक, यहाँ क्लोरीन आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा बीच में और इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। यानी कि जो एडिशन होगा वो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पर होगा, इसलिए हमने इसको कहा 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन जो कि इसमें मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल हम देखें तो इसमें यही प्रोडक्ट हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, यानी मेजर प्रोडक्ट इसका यही है, फाइनल प्रोडक्ट इसका यही है। लेकिन इसमें यदि हम देखें तो कुछ लिटिल अमाउंट में 1,2 एडिशन से भी हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, 1,2 एडिशन से भी हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। 1,2 एडिशन से जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा और यहाँ पर Cl ऐसे और CH3 यहाँ पर ऐड होगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा 1,2 एडिशन से। अब इसमें ये 1,4 एडिशन को क्यों होता है, क्योंकि ऐसे सभी सिस्टम्स में जहाँ पर हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिलता है
वहाँ होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, वहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट ये जो चार्जेज हैं वो टर्मिनल एटम्स पर चले जाते हैं और फाइनल एडिशन टर्मिनल एटम्स पर होता है। पूरा मैकेनिज्म इसका हम देखते हैं किस तरह से एडिशन ये हुआ है। तो जैसे ये हमारा एल्कीन है जिस पर HCl का हम एडिशन करा रहे हैं। HCl का एडिशन कराएंगे तो बॉन्ड इस तरह से टूटेगा और ये वाला जो कार्बन है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और जब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के कॉन्जुगेशन पर हमें फिर से डबल बॉन्ड मिलता है तो ये स्पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन पर। इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और इस पर नेगेटिव है, इस पर H+ ऐड हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पहुँच जाता है और अब इसके ऊपर Cl- ऐड होता है और फाइनली हमें मिलता है यानी सिंपली हम इसे यदि याद रखना चाहते हैं तो एडिशन होगा 1,4 एडिशन। एक इनमें से एक आयन यहाँ जुड़ेगा, दूसरा आयन यहाँ पर जुड़ेगा और इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा। ये कहलाता है 1,4 एडिशन। यदि ये कॉन्जुगेशन इससे आगे भी होता तो इस तरह का ट्रांसफ़र इससे आगे भी जा सकता था। तो ये 1,6 1,8 इस तरह के एडिशन प्रोडक्ट भी हमें मिल सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सिर्फ डाई इन था तो इसलिए 1,4 एडिशन हम इसको कह रहे हैं। 1,4 एडिशन में हमें कुछ स्पेशल केसेस भी देखने को मिलते हैं। 1,4 एडिशन में हमें एक देखने को मिलती है डाई एल्डर रिएक्शन। इन सभी में हम देखें कि जब जेई मेंस या नीट जैसे एग्जामिनेशंस की हम बात देखते हैं तो केवल मार्कोनिकॉफ एडिशन तक के क्वेश्चन ही हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी जेई मेंस में मार्कोनिकॉफ रूल के साथ साथ रीअरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। मार्कोनिकॉफ से के अलावा कभी कभी रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन जेई मेंस में हमें देखने को मिल जाते हैं। और ये जो 1,4 एडिशन का कंसेप्ट है ये जेई मेंस में भी थोड़ा सा पूछने की संभावनाएं कम है। इसको जेई एडवांस में पूछा जाता है या इसके क्वेश्चन जेई एडवांस में ही आ सकते हैं। और डाई एल्डर रिएक्शन तो बिल्कुल स्पेशल केस है 1,4 एडिशन का। तो ये तो केवल एडवांस लेवल का ही पॉइंट है, इसको नॉर्मल एग्जामिनेशन में पूछने की संभावनाएं थोड़ी कम ही रहती हैं। तो डाई एल्डर रिएक्शन हम इसी पर देख रहे हैं। जैसे कि ये है हमारा कंपाउंड, इस पर मान लीजिए हम किसी एल्कीन का एडिशन कर रहे हैं, इथीन का हम इस पर एडिशन करा रहे हैं, यानी एडिशन अनसैचुरेटेड कंपाउंड का अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस पर जब एडिशन होता है तो 1,4 एडिशन होता है। इस कार्बन पर और इस कार्बन पर वैलेंसियाँ खाली होती हैं और ये कार्बन एक दूसरे ये अडेंडम के साथ में ऐड होते हैं और जो डबल बॉन्ड है वो बीच वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पर यदि ये इसका एडिशन होगा तो ये पाई बॉन्ड टूटने के बाद इन दोनों कार्बन के पास वैलेंसियाँ खाली होंगी जहाँ से ये इसके साथ जुड़ेंगे। तो इस केस में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो मिलता है साइक्लिक प्रोडक्ट हमें मिलता है और ये फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है इसमें साइक्लोहेक्सेन।
इसको समझने के लिए थोड़ा सा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पर आप थोड़ा इजीली इसको समझ पाएंगे। जैसे कि ये हमारे सामने लिखा हुआ है ब्यूटा 1,3 डाइईन। इस ब्यूटा 1,3 डाइईन को हम बॉन्ड लाइन में इस तरह से शो कर सकते हैं और इसके ऊपर हम एडिशन करा रहे हैं इथीन का। तो एडिशन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जैसा कि हम जानते हैं कि एडिशन होता है टर्मिनल एटम्स पर, यहाँ पर इन दोनों पर एडिशन होगा, डबल बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेगा, यानी कि साइक्लोहेक्सीन। तो इस तरह से ये स्पेशल केस है, डाइईल एल्डर रिएक्शन 1,4 एडिशन का स्पेशल केस है। तो ऐसे हमने कुछ एडिशन रिएक्शंस के बारे में आज देखा, बाकी बाद में डिस्कस करते हैं।